शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में देखा था हमने कि वाई देयर इज नीड ऑफ नर्वस सिस्टम, कि तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछली क्लास में हमने बात किया था। हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम भी एनिमल किंगडम में जैसे जैसे एनिमल इवॉल्व होते चले गए और जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे नर्वस सिस्टम भी इवॉल्व होता चला गया। ठीक है, और हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, मैमल्स में क्या हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अधिक विकास हुआ। ठीक है, तो हमने कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट राज जो है पिछली क्लास में हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ। और ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो लॉजिक रीजनिंग के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो अधिक इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने पिछली क्लास में देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम की इवोल्यूशन के बारे में और न्यूरॉन्स के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम जो है केवल और केवल जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, क्लियर? चलिए बेटा, तो इतना हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो है वो प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम जो है उसका विकास होता है। और नर्वस सिस्टम जो होता है वो इमीडिएट रिस्पांस के लिए बड़ा जरूरी होता है। और ह्यूमंस में चूंकि नर्वस सिस्टम कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए नर्वस सिस्टम को 2 चीजें चाहिए। देखो, जब कभी आपको डिसीजन लेना होता है तो आपको सूचनाएं चाहिए पड़ती है कि भाई हम डिसीजन, किस चीज का डिसीजन ले रहे हैं, किस बात में पर, किस चीज के बारे में हमको निर्णय लेना है। तो पहले वी शुड हैव सम इंफॉर्मेशन। तो आपके पास नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो बाहर से इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन को देंगी और ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा। इसका मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि जो ब्रेन के डिसीजन को फाइनली ऑर्गन तक पहुंचाए और ऑर्गन फिर डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्लियर? तो अब बात कर रहे हैं बेटा हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो मनुष्य में, ह्यूमंस में न्यूरल सिस्टम को हम जो है वो 2 भागों में बांट सकते हैं कि द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, यहां पर जो डिफरेंशिएशन है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा था स्केलेटल सिस्टम में। क्या कहा था आपने? कहा था कि एक होता है एक्सियल स्केलेटल होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। कि आपने कहा था जो बीच में सेंट्रल एक्सिस में वो एक्सियल स्केलेटल है और जो लिम्स के फॉर्म में वो अपेंडिकुलर स्केलेटल है। हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है ऑलमोस्ट उसी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और इसके अलावा बाकी सारी सप्लाई जो पूरी बॉडी में गई हुई है वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, जैसे देखिए आप, है ना, यानी समझिए बिल्कुल एक एक चीज को एकदम ध्यान से सुनते समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना बेटा? यानी कोई जल्दबाजी नहीं है हमको कि पता चला चैप्टर पूरा कर दिया समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं। ठीक है, यदि मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, देखो, जब बेटा मैंने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला, तो इसका मतलब याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो चीजें इन्वॉल्व होंगी जिन चीजों के पास में डिसीजन लेने की क्षमता है, कि जो निर्णय को लेने की क्षमता रखती हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो क्या इन्वॉल्व हो गया? ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गया। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको डिसीजन लेना होता है। इसका मतलब ये कि देयर आर फ्यू न्यूरॉन्स। सुनिए बात के, कुछ न्यूरॉन ऐसे होंगे जो सूचनाओं को लेकर आएंगे, यहां पे जो सूचनाओं को लेकर आएंगे के, तो हमने क्या बोला? देयर आर सम न्यूरॉन जो सूचनाओं को लेकर आएंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे। वो क्या होंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे। कुछ न्यूरॉन ऐसे होंगे जो सूचनाओं को लेकर बाहर निकलेंगे और काम करवाएंगे, वो मोटर न्यूरॉन होंगे। तो इसका मतलब ये कि
बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है बेटा कि हमारा यदि एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको कोई चीज का डिसीजन यदि लेना है तो उसको पहले रॉ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके आधार पर फिर वो निर्णय लेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार हमको रिफ्लेक्स एक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक गर्म ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं, और गलती से मेरा हाथ उसके ऊपर लगता है तो मैंने एकदम से हाथ को हटा लिया। मतलब मैं हाथ लगने के बाद ये सोच नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि ये मेरा हाथ यदि गर्म ऑब्जेक्ट पे लग गया है तो कितना गर्म है, कि हटाऊं कि नहीं हटाऊं, ये मैंने सोचा ही नहीं। जैसे ही मेरा हाथ जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट पर लगा, मैंने हाथ को हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रेन को जो है कई निर्णय वो अपने आप रिफ्लेक्सिबल लेता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का इंफॉर्मेशन कहां पे सेव है, ये स्पाइनल कॉर्ड में सेव है। स्पाइनल कॉर्ड में कई पाथवे ऐसे बने होते हैं जो झट से निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ब्रेन बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को लेकर चल रहा होता है। के मतलब यह है कि उसके पास एक पूरा सोच, जैसे आपसे मैंने बोला कि एग्जाम में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपने अपने हाथ में पेन लिया और आपने सोचा क्या लिखूं वो आपने लिखना तय किया आपने के, तो आपके ब्रेन ने डिसाइड किया कि इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करना है के, तो वहां पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं कर रहा, वहां पे आपका पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर उस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो असल में हमारा जो ब्रेन होता है वो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन इन्वॉल्व है और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है जो कई सारी चीजों का निर्णय लेते हैं। ठीक है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात क्या हुई, तो मैंने आपसे कहा कि आप आपके नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए, मतलब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा सप्लाई है, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन का सप्लाई हो, चाहे मोटर न्यूरॉन का सप्लाई हो, एवरीथिंग नाउ कंसीडर इन ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कहीं कहीं पर न्यूरॉन्स के जो है आपको ग्रुप देखने मिलते हैं, इनको हम गैंग्लियॉन्स कहते हैं। देयर में भी सम पोजीशन यहां पे आपको गैंग्लियॉन्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको एलिमेंट्री कैनाल में भी गैंग्लियॉन देखने मिलेंगे। तो गैंग्लियॉन और नर्व मिलके यानी जो भी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा नर्व गया हुआ है वो सब कुछ जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप है ना, एकदम ब्रेन में क्लियर रखिए बात को कि क्या यानी आपको मैं आपको बहुत सारे बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे इमेज दिखाऊंगा ताकि आपका ब्रेन का जो राइट वाला हिस्सा है और लेफ्ट वाला हिस्सा दोनों काम करे। आप करके जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनका ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा काम करता है चीजों को याद रखने में, मेमोराइज करने में के, लेकिन उन लोगों का राइट वाला हिस्सा जो है वो मेमोरी यानी पिक्चर्स को याद रखता है। के हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, वो भी हम बात करेंगे कभी के मेमोरी के ऊपर ही बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर पे हम। ठीक है, अभी इतना सुन लीजिए आप कि आपको मैं कई इमेज दिखाऊंगा ताकि चीजें याद हो जाएं। तो आप क्या देख रहे हो, आपको पहले इमेज में देख रहे हो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है। दूसरे में देख रहे हो आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पूरा पेरिफेरी में पूरा सप्लाई जो गया हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब हम इसको नोट डाउन भी करेंगे बेटा, है ना, छोटी छोटी मेहनत तो करवाऊंगा बच्चों से बैठ के, इस पर आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं बेटा ताकि आप इसका साफ साफ स्क्रीनशॉट ले सके। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में प्लीज 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 नोट डाउन इट, कैसे नोट कर लेना के। अब कई बच्चों का बोलना है सर आप हमको पीडीएफ दे दिया करो, लिंक दे दिया करो पीडीएफ का, ऐसा कैसा पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा जब तक आप अपने हाथ से पेन नहीं चलाएंगे, अपना एफर्ट नहीं करेंगे, कष्ट की प्रक्रिया जो है सीखने के दौरान उससे नहीं गुजरेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज के डोंट लुक, सुविधा के जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट मत मांगिए आप। ठीक है, आपको जो है वो कंफर्ट के जोन से बाहर निकलकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हमने क्या कहा आपसे, नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो है वो बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट है, वो बॉडी का वो इकाई है जो सारा कुछ कंट्रोल करता है, इट इज द मास्टर कंट्रोल यूनिट के। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी का वो लिंक है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई सेंसरी न्यूरॉन कहां से आए, वो जो बाहर से जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने आप देखिए मैं यहां नहीं देख रहा हूं, लेकिन यदि आप मुझे टच करेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कोई ने मुझे टच किया के। मान लो मैं अपना कुछ पढ़ रहा हूं और एक चींटी आती है, कीड़ा आता है, इंसेक्ट आता है, वो मेरे ऊपर स्किन पे चला शुरू किया, झट से मैंने देखा, हटा दिया उसको मिनट के। वाई हमें क्यों मालूम चला, क्योंकि हमारा बॉडी सेंस करा, प्रेशर को सेंस कर रहा है, वो के टच को सेंस कर रहा है, वो के कोई हीट है बाजू में उसको सेंस कर रहा है, वो हमारी आंखें देख रही हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो ब्रेन अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए ब्रेन को सूचनाएं चाहिए होती है, और वो सूचनाएं सेंस ऑर्गन से मिलती है, इसलिए सेंस ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पढ़ते सुनते हैं ना कई बार कि आपको यदि जीवन में सफलता चाहिए तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अब ये कई बार हम सोचते हैं इंद्रियां क्या चीज होती है कि क्या वश में रखना चाहिए? मन को, कई लोग कहते हैं अपने मन को वश में रखिए। मन को वश में रखने का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? इसका मतलब यह है कि आपको कोई चीज लुभा रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कोई आपका कोई बड़ी इच्छा है किसी चीज की, तो वो देखकर आपके मन में एक उसके प्रति एक भावना जागृत हुई आपके मन में, ठीक है, कि वो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा हो सकता है। तो ये जो है इस पे कंट्रोल कीजिए। यदि आपको सफलता चाहिए तो ये चीजें तो जो है वो चलती रहेंगी, होता रहेगा के, ठीक। लालच का कोई अंत नहीं है। कुछ अच्छा खाने का मन किया, बहुत अच्छा खाने का मन किया, वो भी एक फीलिंग है ना। अच्छा गाना सुनने का मन किया, वो भी एक फीलिंग है। मतलब ये है कि जो लोग साधना करते हैं वो क्या करते हैं, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। जो मेडिटेशन करते हैं उनको लगता है कि ये सब चीजें जो है वो, ये सब चीजों का इतना महत्व नहीं है, ये सब चीजें जो है वो फेक हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक है हम हैं, वास्तविक दूसरा व्यक्ति है, वास्तविक ये प्रकृति है। प्रकृति का अपना एक मधुर संगीत होता है। सुबह का चिड़ियाओं का चहकना, यदि सुबह आप उठते हैं तो हवा चलती है, गांव के अंदर हवा चलती है तो पेड़ के पत्तों की जो आवाज आती है बोल के, प्रकृति का अपना एक म्यूजिक है। समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र की जो आवाज आती है के, उसकी जो गर्जना होती है उसका अपना म्यूजिक होता है। तो अभी हम जो है वो दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में एंटर नहीं करेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमको महसूस करवाता है कि बाहर की दुनिया से क्या कनेक्शन है हमारा। यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो अंदर है, उसको पता ही नहीं चल रहा बाहर, लेकिन उसके लिए जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है ऐसा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप वॉलंटरी मूवमेंट कर सकते हैं, वो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है कि जहां आपने डिसाइड किया कि हमको ये मूव करना है, मेरे को वहां समुद्र के पास जाना है, मेरे को यहां पर बैठना है, मेरे को प्रकृति के कान को निहारना है, तो वो सब डिसीजन आपने खुद लिए हैं और उसके लिए आप चले हैं, कुछ आपने एक्शन लिया है आपने। दैट इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू दी सीएनएस के। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचनाएं लेकर आकर देता है के, और उसके बिहाफ में क्या होता है कि एंड रिले मोटर कमांड टू मसल्स, और उसके बिहाफ में आप डिसाइड करते हैं कि आपको आगे, मान लीजिए सामने आपको जो है बड़ा सुंदर सा एक बगीचा दिखाई पड़ रहा है, तो आपने देखा, आपने सुनिए एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। सामने आप जा रहे हैं सड़क पे, आपको बड़ा सुंदर सा बगीचा दिखाई पड़ा, खूब सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं के, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि रुक कर, आपने कहा कि 2 मिनट देख के आते हैं बगीचा कैसा है। आप उस गार्डन में अंदर एंटर कर गए, आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन को बताया कि बड़ा सुंदर नजारा है और इसको मिस नहीं करना चाहिए के, तो आप उस बगीचे में अंदर एंटर किए, आपने डिसाइड किया, आपने कहा चलो, पैरों से कहा आपने, ब्रेन ने कहा चल पैर भाई, के पैर चल दिए, आपके स्केलेटल मसल ने मूवमेंट किया, आपका जो है वो लीवर सिस्टम काम करना शुरू किया, और मूव करते 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 बगीचे में पहुंच गए, है ना। सेंसरी एंड मोटर रिस्पॉन्स बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप जा रहे सड़क पे, आपने देखा कहीं पर कोई जो है वो, कहीं कोई कचरा पड़ा हुआ है बड़ा, वहां पे जो गंदगी पड़ी शहर की तमाम, उसमें आग भी लगाई हुई है, कई सारे डॉग जो है वो स्ट्रे डॉग, जो लावारिस जो कुत्ते होते हैं वो घूम रहे हैं वहां बैठ के, और आपने देखा कि बड़ा गंदी सी बदबू आ रही है, तो आपने क्या कहा, अरे यार यहां से जाते हैं। यू डिसाइडेड, आपने फील की गंध को, आपने फील किया उस बेड सीन को, और आपने कहा जाते हैं यहां से। आप वहां से अपने घर आ गए कि यहां से नहीं जाते, कहीं और जाएंगे, ठीक है। क्यों? इस बार आपने निर्णय, पहले आप बगीचे में चले गए, इस बार आप भाग गए। इन बोथ कंडीशन आपका नर्वस सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम डिसाइड किया, डिसीजन लिया उसने कि क्या करना चाहिए। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें आपके पास 2 चीजें थी। सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया और बोला क्या एक्शन लेना चाहिए मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। फिर अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आप तो हो, भूल जाते हो। कई बच्चे मुझे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं, मेल भी करते हैं, तमाम जगह पे आता है मैसेज सूचना के, सपोर्ट टीम को भी डांटते रहते हैं कि सर हम भूल रहे हैं, क्या करें।
सपोर्ट टीम कहती भैया हम तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इशू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमको टीचर तो हम है नहीं है। लेकिन जो है कल मैं जब मेरी कल परसों जब मेरी मीटिंग थी उन लोगों से बताया मेरे को कि सर हमको फोन लगा के बच्चे ऐसा ऐसा भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं पढ़ रहे होते हैं, कई बार तनाव में होते हैं तो कुछ बात कह देते हैं, तो उसको बुरा मत माना कीजिए। और मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। मुझे कई बार अपने सपोर्ट टीम के स्टाफ को आपके बिहाफ में सॉरी बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो कमांडो कभी, तो इसलिए प्लीज बेटा ना देखो, आप चाहते हो कि आपका टीचर आप जो है वो अपने ही स्टाफ को बार बार सॉरी बोले, इसलिए प्लीज बी है प्रॉपरली टू दी सपोर्ट टीम के। अब मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कह रहा था आपसे, मैंने कहा था कि आपको भूलने की हैबिट भी है। क्या आप भूल गए? घर में चाबी रखी, चाबी भूल गए। मम्मी ने पूछा चाबी कहां है? कल रात को गाड़ी स्कूटी लेके तुम गए थे, तुमने स्कूटी की चाबी कहां रख दी? यही तो थी यार, जेब में देखे वहां टांगी दी थी। जरूर पापा ने कहीं रखी होगी। पापा का बेचारे का वैसे ही नाम लग गया, पापा कुछ किए ही नहीं, पर पापा एक सेफ्टी वॉल्व है। मम्मी को पापा का नाम ले दो, फिर पापा मम्मी आपस में बहस करते रहेंगे बैठ के और अपन निकल लेंगे बाहर। ठीक है, ये आपके ब्रेन ने स्मार्ट डिसीजन लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये घर की समस्या में डिस्कस नहीं करना। बात ये है कि यदि आप ये बात भूल गए कि खाना खाने के बाद पेट को घुमाना है, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक करना है, तो खाना ही नहीं पचेगा। बोलेगा भाई बोल तो सही कि मेरे को पेट को घुमाना है। आप भूल गए खाना, पेट को घुमाने वाला। आपने कहा कि चलो इतने में कोई मिलने आ गया, आपका दोस्त तेरा बंटी मिलने आ गया। बंटी ने कहा यार कल की बात सुन मेरी, कल क्या हुआ मेरी जिंदगी में, कल मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। जैसे ही बोला मैंने जिंदगी में बाहर आ गई, अरे आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। ठीक है, तो जिंदगी में बाहर आ गई बंटी ने बताया तो भूल गए कि पेट का चर्निंग मूवमेंट करना है। अब रोक दिया। अब इंटेस्टाइन बोल रही है अरे भाई बोल तो सही कि मुझे कॉन्टेक्ट करना है। नहीं, प्रकृति ने कहा ये तो भुलक्कड़ है इंसान, तो भूल जाएगा बातों में, उसका मन कहीं कहीं और लग जाएगा। एक काम करते, इसको ऑटोमेटिक कर देते। ऑटोमेटिक का मतलब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। खाना खाया, स्टमक बोलता है तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने बंटी से बात करो, चाहे जो है वो पिंटू से बात करो, जिससे बात करना है उससे बात करो, हम तो अपना काम कर रहे। चर्निंग मूवमेंट किया और उसने पायलोरिक स्फिंक्टर से खोला और डाल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लो भैया फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को लिया, अपना पेरिस्टाल्सिस किया, आगे पचाते हुए आगे ले गए और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिया। हार्ट ने बोला कि यदि भूल गया तो अभी हाल काम लेने के देने पड़ जाएंगे। हार्ट ने कहा हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और अपना हार्ट पंप कर रहा है। किडनी अपना काम, किडनी बोल रही तुमसे पूछने की जरूरत नहीं कि हमें कितना ब्लड फिल्टर करना, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना बंटी को देखो जाके। मतलब आपके नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा ऐसा है जो ऑटोनॉमिक है, खुद ब खुद वो काम कर रहा है, वो रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर रहा है उठ के, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। क्या करता है ये बॉडी के इनवॉलेंट्री प्रोसेस को इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपके हार्ट रेट को मेंटेन करता है, सांस लेना ना भूल जाना भैया, तो सांस लेने का कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र का कंट्रोल करता है, आपकी आंख की पुतली को फैलाने का, डायलेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे काम जिसमें आप कॉन्शियसली चेतन होकर आप निर्णय नहीं लेते हैं, वो सारे काम वो कर रहा होता है। वो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऑटो पायलट है बॉडी का, हमारी बॉडी का ऑटो पायलट है जो बॉडी को पूरा मैनेज करके चल रहा है। ये सिस्टम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो सारा बहुत सारा काम संभाल रहा होता है। क्लियर? अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जो प्रमोटरी होता है, जो प्रमोट करता है बॉडी एक्शन को, तैयार करता है बॉडी को एक्शन के लिए, स्ट्रेस के लिए। दूसरा होता है जो रिलैक्स करता है, काम करता है। मतलब जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको भी दो सिस्टम लगा दिए उसमें। ये देखो बेटा, जब जहां पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात की हमने, वहां पर तो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। मैंने कहा मुझे ऐसे हाथ करना है, ऐसे हाथ करना है, ऐसे ऐसे हाथ करना है, क्या ठीक है, या मुझे डांस करना है, ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, है ना। लेकिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वहां पे तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वहां तो प्रोग्राम डालना पड़ेगा कंप्यूटर के जैसा कि किन कंडीशन में क्या निर्णय लेना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो तरह के प्रोग्राम डाले हुए हैं, एक प्रमोटर करने वाला और एक रिलैक्स करने वाला, एक एक्साइट करने वाला और एक रिलैक्स करने वाला। तो जो एक्साइट करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन एंड स्ट्रेस एंड इट इज दिस इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट। मजेदार है कि गुस्सा आ गया एकदम से, किसी ने कुछ बोला एकदम, कई लोग होते हैं, कई लोग बड़े एंग्री यंग मैन टाइप के होते हैं कि आपने बोला भाई साहब गाड़ी जरा पीछे खिसका लीजिए, क्या हो गया, यहीं लगी गाड़ी। तो श्रीमान बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में? उनका गुस्सा जो है वो आपसे नहीं है, उनका गुस्सा पूरी दुनिया से, पूरे जहान से गुस्सा उनका गुस्सा अपने आप से। जब कोई व्यक्ति बात बात में गुस्सा करता है, जरा सी बात में गुस्सा करता है, आपने कुछ नहीं बोला तो भी गुस्सा करता है, तो एक बात याद रखिए कीजिए कि हमेशा याद रखना बात कि
ऐसे व्यक्ति से लड़ना मत। क्यों नहीं लड़ना? क्योंकि वो खुद ही परेशान है बेचारा, अटके बहुत ज्यादा परेशान है। वो इस दुनिया से परेशान है, इस सिस्टम से परेशान है, सबसे परेशान है, और उसका गुस्सा है, वो कचरा लेके चल रहा है, वो सिर पे बहुत कचरा है उसके, जैसे ही कचरा देखा उसने कि आप आ गए सामने तो आपके ऊपर कचरा फेंक देगा। गुस्सा वो कचरे के समान है, ठीक है? गुस्से पर नियंत्रण कीजिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं, फाइट फ्लाइट, कई होता, आपने कहा ये गुस्सा कर रहा, व्यर्थ का गुस्सा कर रहा, कोई मतलब का नहीं लड़ने का, इससे क्या समय बर्बाद करना, आप वहां से चले गए के। आपने देखा टाइगर सामने से आ रहा है, आप टाइगर पे गुस्सा करने से क्या होता है? टाइगर तो गुस्से में था ही, तो आप लड़ोगे थोड़ा टाइगर, आप वहां से हट लिए, ठीक है? तो जितने भी रिस्पॉन्स है बॉडी दोनों पर, यानी जब मुसीबत होगी तो फाइट भी कर लेगा बॉडी एकदम, है ना, एनर्जी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। जो चीजें वो नॉर्मली जिन चीजों को व्यक्ति नहीं कर पा रहा वो भी कर लेगा वो फाइट में। हार्मोन लेवल बढ़ गया, स्ट्रेस एकदम से जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ गया उस करके, या भाग जाएगा वहां से। नॉर्मली आदमी जितना तेज नहीं दौड़ पाता, यदि उसने कोई सांप देख लिया वो तेज दौड़ेगा हट के, या आग जलती देख ली उसने घर के तो तेज दौड़ेगा, वहां से दूर हट जाएगा हट के, यानी जितनी क्षमता नॉर्मल नहीं थी उससे अधिक क्षमता में भी काम कर लेगा व्यक्ति। दिस इज दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? क्लियर? फिर दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जो बॉडी को काम करता है और बॉडी को एनर्जी कंजर्व करने में रोल प्ले करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेसिकली बॉडी को काम करता है कि जो बॉडी को जो है शांत रखता है, उसकी कम एनर्जी, लो एनर्जी मोड पे बॉडी को जो है वो एनर्जी सेविंग। मोबाइल में देखा आपने, आपके मोबाइल में एनर्जी सेविंग मोड होता है, बैटरी डाउन होती है, पूछता है मोबाइल आपसे एनर्जी सेविंग मोड लगा दूं क्या, ज्यादा वीडियो देख रहे हो क्या? आप बोलते लगा दो, आपने यस कर दिया तो अब एनर्जी सेविंग मोड लगा, थोड़ा लाइट कम हो गया उसका, आप पीछे के कई सारे ऐप काम करना बंद कर दिए उसमें के। तो वैसे ही बॉडी में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एनर्जी सेविंग मोड के समान काम करता है कि बॉडी को रिलैक्स करता है, काम करता है, ठीक है? अच्छा मेरे को बताओ, चलो इतनी सारी बात सुनने के बाद ये बताओ मेरे को, तुमको लगा कहीं पर नर्वस सिस्टम बोर है? एवर फील ड्यूरिंग द लेक्चर कि इट इज बोर, एकदम बोर, रटना पड़ेगा? क्या है इसमें, बताओ कितना मजेदार है कि नहीं? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता चला मैं ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, जो मैं ही जो है पढ़ा रहा और मैं ही बोलता जा रहा हूं कि मजेदार है मजेदार है मजेदार है, ठीक है? ऐसा नहीं है, सीरियसली बेटा, ये तो मतलब राज है। आप ऐसे देखो, जब भी मैं पढ़ता हूं ना कुछ भी, कि आज आप मेरे को यदि जैसे कोई भी बुक दे देंगे, मुझे कंप्यूटर साइंस का बुक भी दे देंगे, तो मैं उसको एज ए सीक्रेट कि मैं कोई राज जान रहा हूं वैसे पढ़ता हूं। मैं उसको एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से पढ़ता हूं, मैं ये देखता हूं कि मुझे कुछ सीखने मिलना चाहिए इससे, ठीक है? चलिए, तो अब मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एक पूरा का पूरा जो है वो चार्ट आ चुका। इस चार्ट को थोड़ा सा हमने और जो है वो ठीक किया। आपने कहा नर्वस सिस्टम, देखो दोनों बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है। ब्रेन जो है वो रिसीव एंड प्रोसेस दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करता है, सूचनाओं को स्टोर करता है, याददाश्त को, मेमोरी को रखता है, थॉट को जनरेट करता है, इमोशंस को जनरेट करता है, ठीक? तो जो प्रेम, मोहब्बत, घृणा, इसमें दिल का कोई रोल नहीं है, ठीक है? दिल का कोई रोल नहीं है इसमें, रोल पूरा ब्रेन का ही है इसमें, ठीक है? किसको? प्रेम, मोहब्बत, घृणा, इन सारी फीलिंग में जो है वो रोल दिल का रोल नहीं है, इसमें आपके ब्रेन का ही रोल है, ठीक है? आप बोलोगे सर, आप कई बार बोलते हैं, आप तो खुद ही कई बार हार्ट कनेक्ट की बात करते हो, आप बोलते हो सर कि दिल से मैं एक बात कह रहा हूं, के दिल से कहने का मतलब यह है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, मेरे अंदर तक वो चीज बसी हुई है, मैं जो कह रहा हूं वो मैं अपने अंदर फील करने के बाद कह रहा हूं। जब हम किसी से कहते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या मैं तुमसे जो है वो, मेरा तुमसे एक अलग तरह का बॉन्ड है, इसका मतलब यह है कि समवन इज हैव फीलिंग, इनर फीलिंग, इट मस्ट बी ट्रू यार। फेक की बात, आप कोई एक्टिंग कर रहा है तो कुछ अलग बात है, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है? एक्टिंग कर रहा है तो कई लोग बड़े शाहरुख खान से भी अच्छे एक्टर होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते बन के, लेकिन जो सच्ची फीलिंग है वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड से आती है, आप वैसा फील करते हैं, सामने वाले के दर्द को आप महसूस कर लेते हैं, वो सबकॉन्शियस फीलिंग होती है, ठीक? चलिए, तो अभी चूंकि लेक्चर जो है वो उस दिशा में नहीं जाते, क्योंकि अभी नर्वस सिस्टम में बहुत सारी बातें करूंगा, तो क्योंकि मुझे समझाना है आपको इसके। तो मैंने क्या कहा आपसे, आपका जो ब्रेन है वो सूचनाओं को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, सूचनाओं को स्टोर करता है, मेमोरी को रखता है, वो उसके इमोशंस को रखता है उसके, और थॉट, जो लॉजिकल थॉट से वो जनरेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है? इस कंडक्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन के। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को सूचनाएं भेजता है, ब्रेन से सूचनाएं लेता है के, और कई सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में साइकिल का बैलेंस बनाने में आपने देखा, अरे हट जाओ घंटी बजाते रहते, सामने वाले में साइकिल जाके भिड़ा दी,
साइकिल सीख रहे थे, बचपन में छोटे थे, याद है? तो आपका ब्रेन अलर्ट था, कोई सामने ना आ जाए, मैं टेढ़ा ना होके ना गिर जाऊं। आपका ब्रेन पूरा अलर्ट था, आपने ब्रेन को ट्रेनिंग दिया, और वो ट्रेनिंग फाइनली स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची। अब आप साइकिल उठाते हो एकदम यहां से वहां, बाइक उठाते हो यहां से वहां, मतलब अभी आप जो है वो बाइक में साइकिल में रेसिंग करने के मोड में आ गए। अब आप ये नहीं सोचते कि टेढ़ा ना हो जाए, अब आप रेसिंग के मोड में आ गए। मैं बड़ा आश्चर्य में होता हूं कि कई बार मैं क्या देखता हूं, अभी मैं हाल ही में भोपाल गया था कुछ दिन पहले, तो मेरी इस सड़क पर जो है उस समय हम लोग जो है वो मैं एक कार में था, और मेरे कार में ड्राइव नहीं कर रहा था, मेरा जो है वो ब्रदर इन लॉ कार ड्राइव कर रहा था। तो उसने कार ड्राइव किया, थोड़ा कार तेज किया रोड पर से, लिंक रोड एक बड़ा सा भोपाल के अंदर के। तो बाजू से क्या हुआ, बाजू से 3 लड़के थे, वो 2 लड़के थे बाइक पे आ रहे थे के, वो उन्हें लगा कि कार ने हमारी बाइक को ओवरटेक कर लिया है। ओ तेज आगे, कार से आगे, फिर पलट के देखा, उन्होंने हरा दिया। ठीक है, अब हमारा ब्रदर इन लॉ वही भोपाल का ही आदमी है, खून तो भोपाल का ही, पानी भोपाल का ही है उसके बॉडी में, खून भी भोपाल का ही है। उसने कार को और तेज किया, अब बाइक से आगे निकाल दिया। बाइक वाले को गुस्सा है, उसने और आगे निकाल दिया। मैं बोला भाई साहब, अवार्ड का समारोह कहां पर, यहाँ पे कहां पर हम लोगों को अवार्ड मिल जाएगा? वो जीतेगा तो उसको मिलना चाहिए, तुम जीतेगा तुमको मिलना चाहिए। यदि अवार्ड नहीं मिल रहा है तो बेकार का मेहनत क्यों कर रहे हो? जाने दो उसको, वो खुश है, खुश रहने दो उसको। तो आप बोलोगे इसका क्या संबंध नर्वस सिस्टम से? अरे संबंध इस बात से है कि जिन चीजों को हम पहले सीख रहे होते हैं वो चीजें ब्रेन में होती है, एक समय के बाद वो रिफ्लेक्स सिस्टम में पहुंच जाती है। कि आपको पता, आपको एहसास है कि जिस बच्चे को नहीं मालूम है कि बिजली का के खटके की छेड़ करने पे करंट लग जाएगा। एक बार जब करंट हल्का सा झटका लग जाएगा ना, तो अगली बार उस बिजली के खटके से दूर हो जाएगा। बच्चे को नहीं मालूम होता कि ये चीज गर्म है। वो एक जब मम्मी कई बार बोलती है बेटा कटोरी गर्म है, गर्म कटोरी को छेड़ मत करना, गर्म कटोरी है। बच्चा नहीं सुना, हाथ लगा दिया, एकदम गर्म लगा, छोड़ दिया उसने। ब्रेन को समझ में आ गई बात ये कि ये ऐसा दिखेगा, गर्म है, हाथ लगाया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम चीजों को लर्न भी करते हैं। कई सारे रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में नेचुरली भी होते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म होता है ना, तो उसकी बॉडी में जो है उस सकिंग रिफ्लेक्स होता है उसके, वो जो है वो मदर्स मिल्क को लेने के लिए होता है, नेचुरली होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है उठके। तो देयर आर रिफ्लेक्सेस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इसमें मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को लेकर मसल तक जाते हैं, ग्लैंड्स तक जाते हैं। क्या? ठीक है, फिर हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वे सूचनाओं को लेकर कहां जाते हैं, वो सेंस ऑर्गन सूचनाओं को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। क्या? फिर मैंने आपसे कहा कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। अब आप बोलोगे सर ऑटोनोमिक के नीचे आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक लिखा, वो तो समझ में आया हमको, पर ये मोटर न्यूरॉन में ही क्यों शामिल किया? क्योंकि बेटा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बात अलग है कि उनका निर्णय आप वॉलंटरी नहीं ले सकते हैं, पर मोटर न्यूरॉन वहां भी इन्वॉल्व है। यानी पेरिस्टालसिस हो रहा है, वहां भी मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, लेकिन वो निर्णय आप अपने मन से नहीं लेते, वो इनवॉलंटरी डिसीजन होता है। ठीक है ना? फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है। सिंपैथेटिक डिवीजन का मतलब होता है जो फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है रेस्ट में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जितने सीक्रेशन होते हैं ना, वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसका मतलब ये है कि अब हमको समझ में आ गया कुल मिला के कहानी कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, इसका मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंपोज्ड है। इसमें जो है याद रखिएगा एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, उसे बोलते हैं हम रिले न्यूरॉन, की दी जाती इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है ना? मतलब ये वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में कनेक्ट होते हैं, कि या दो डिफरेंट न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन के रूप में काम करते हैं। आगे बात करेंगे कि उन्हें हम रिले न्यूरॉन कहते हैं। जो दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन वाले न्यूरॉन होते हैं उनको हम रिले न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्रेनियल नर्व शामिल है, आपकी जो ब्रेन से निकलती है, जो क्रेनियम मतलब ब्रेन का वॉल्ट के क्रेनियम या ब्रेन से निकलती है, उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें हम जो स्पाइनल नर्व कहते हैं, और जो बॉडी में पूरी पेरिफेरल में डिस्ट्रीब्यूट होती है उन्हें हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। क्या? क्लियर? इसमें सेंसरी न्यूरॉन जो सूचनाओं को सीएनएस तक लेके आते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो सूचनाओं को सीएनएस से लेकर अफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं। इनके तो जो सूचनाओं को ब्रेन तक लेके आते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन है, और जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को जो ऑर्गन तक लेके आते हैं वो मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, क्लियर? तो हम समझ गए बात को कि
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम शामिल है, ठीक है ना, क्लियर, और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन शामिल है इसके अंदर। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है हम उसको देखते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल, ठीक है, क्लियर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का और कंट्रोल करने का स्थान होता है, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम comprises all the nerve of the body associated with the central nervous system, brain and spinal cord के वे सभी नर्व जिनका संबंध सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में होता है, पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर दी साइट फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड दी कंट्रोल, ठीक है, क्लियर। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन का यदि हम एनाटॉमी देखें, ठीक है, तो कुछ चीजें छोटे छोटे से पॉइंट से बेटा दिमाग बनाना चाहिए। ब्रेन का एनाटॉमी देखें तो ब्रेन के भी कुछ हिस्से होते हैं। हमने आपसे कहा कि ब्रेन का एक हिस्सा होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, फोर ब्रेन हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। देखिए ध्यान के, सेरिब्रम है, सेरिब्रम में आप देख रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है। तो फोर ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे अग्र मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। और मिड ब्रेन में यदि आप देखें, मिड ब्रेन दिखाई पड़ रहा है आपको। और इसके अलावा हम बात करें हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हिंड ब्रेन। ब्रेन को बेटा हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे बात करेंगे, तो ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। देखिए ना, आप देख रहे हैं, याद रखना बेटा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो वास्तव में सेरिब्रम के साथ मिलकर फोर ब्रेन में आते हैं, उसमें से सेरिब्रम का हटा देंगे आप तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड एग्जाम में पूछा था कई बार, ठीक है ना, स्पेशली इन जिपमर, ठीक है, याद रखिए। अब देखो बेटा ऐसा है कि जो है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिए। तो डायनसेफेलॉन मतलब थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, ठीक है। ब्रेन स्टेम एक वर्ड यूज करते हैं हम ब्रेन स्टेम के। ब्रेन स्टेम में जो है वो आपका हिंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला ले लीजिए आप, और मिड ब्रेन ले लीजिए, उसको मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं, इंपॉर्टेंट के। ये भी आईएमपी है, ठीक है, पहले वाला भी आईएमपी था के। ये छोटे से बेटा स्टेटमेंट याद रखिए करके कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर डायनसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहते हैं। के ब्रेन के स्टेम के समान हमको वो दिखाई पड़ता है, क्लियर। और सेरिबेलम को हम स्मॉल ब्रेन कहते हैं, छोटा मस्त पिछला जो है वो हम सेरिबेलम को जो है स्मॉल ब्रेन कहते हैं, या जो है बोलते हैं छोटा दिमाग बोलते हैं इसको, वो हम कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा हम देखते हैं उसको। देखिए, द नर्व फाइबर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप के। पेरिफेरल नर्व फाइबर में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एफरेंट नर्व होते हैं, दूसरे इफरेंट नर्व होते हैं। इनके एफरेंट नर्व का मतलब होता है बेटा जो सूचनाओं को सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं। तो जो सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आएगा, उसे क्या बोलोगे बेटा, उसको बोलोगे आप एफरेंट न्यूरॉन बोलोगे, एफरेंट नर्व बोलोगे, ठीक है, ठीक है। ए एफरेंट मतलब आता है, ठीक है, ठीक है। ई इफरेंट मतलब एग्जिट, जाता है, ठीक है। तो जो सीएन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सूचनाओं को लेकर आता है, ए फॉर एफरेंट नर्व के। जो सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट करके बाहर ले आता है वो है इफरेंट नर्व, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एफरेंट नर्व क्या है, ये है सेंसरी, ये सेंसरी नर्व है, और इफरेंट नर्व क्या है, ये है मोटर नर्व है, ये मोटर न्यूरॉन है, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो नर्व फाइबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, दो तरह के होते हैं बेटा। एक जो सूचनाओं को लेकर आते हैं ब्रेन तक, वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, अफरेंट न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट नर्व होते हैं। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको के। दूसरे वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को लेकर ऑर्गन तक पहुंचते हैं, इफरेंट न्यूरॉन होते हैं, और उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, क्लियर,
चलिए देखिए, आपने देखा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो रेड से कलर किया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो मैंने ब्लू से बताया वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें की सेंसरी और मोटर नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब काम ये है सूचनाओं को लेकर आना, मतलब ये है कि यदि आप समझ लें बात की, हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी को सूचनाएं लेने करके जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का तरीका है वो है सेंसरी न्यूरॉन सूचनाओं को लेके आते हैं, और उन इंफॉर्मेशन पे क्या एक्ट करना है तो उस एक्शन को दिखाते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। ब्रेन इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो अब हम समझ गए बात को कि नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल में जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि लेक्चर के दौरान ही याद होना चाहिए, लेक्चर खत्म होने तक आपके बारे में आपने जितना पढ़ा है वो सब दिमाग में बैठना चाहिए, क्लियर। तो मैंने कहा ऑटोनॉमिक जो है वो सेल्फ रेगुलेटेड एक्शन को इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, और सोमेटिक वॉलंटरी कंट्रोल में इन्वॉल्व के, और सिंपैथेटिक अराउजिंग जो है वो एक्साइट करने वाला होता है, पैरासिम्पैथेटिक कॉमिंग होता है या शांत करने वाला होता है व्यक्ति को, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द सीएनएस, क्लियर। सेंट्रल सूचना लेकर के द इफरेंट नर्व फाइबर transmit regulatory impulses from central nervous system to the concerned peripheral tissue और the organ के, तो सूचनाओं को लेकर आता है एफरेंट नर्व फाइबर, एग्जिट क्या जाता है सूचनाओं को लेकर बाहर, वो है इफरेंट नर्व फाइबर, क्लियर। देखें आपके, है ना, देखो ये रिसेप्टर है ये, ठीक है, सूचनाओं को लिया, सेंसरी न्यूरॉन है, ये हो गए एफरेंट नर्व फाइबर के, और ब्रेन ने डिसाइड किया, सूचनाओं को बाहर निकाला, ये हो गया मोटर न्यूरॉन है, ये हो गया है इफरेंट नर्व फाइबर के, और जो मसल काम करे उसे इफेक्टर बोलते हैं। इफेक्टर मतलब द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्डिंग टू द इफरेंट न्यूरॉन के, जो ऑर्गन इफरेंट न्यूरॉन पर रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या हो गया, इफेक्टर हो गया वो, क्लियर, ठीक है। देखिए आप, है ना, कोई भी चीज बेटा एकदम क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सेंट्रल सिस्टम में आपने कहा सेंसरी और एफरेंट नर्व है, सूचनाओं को ब्रेन तक लेके आ रहा है, न्यूरॉन दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंसेस, स्किन, मसल और इंटरनल ऑर्गन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ऐसे न्यूरॉन जो सूचनाओं को, न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट कमांड फ्रॉम सीएनएस टू दी मसल ग्लैंड ऑर्गन के, वहां सूचनाओं को दे रहे हैं, मतलब वो हो गए मोटर न्यूरॉन हो गए, वो एफरेंट नर्व हो गए वो, क्लियर। चलिए, तो अब हम समझ गए बात को। अब हम एक बात समझ गए कि हमारा ब्रेन जो है उसमें सीएनएस और पेरिफेरल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपस में कनेक्शन क्या है वो हमको समझ में बात आ गई यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड into two division called the somatic neural system और the autonomic neural system के, एक जो अपने मन से आप करते हो जो वॉलेंट्री है, ठीक है, दूसरा जो इनवॉलेंट्री है जिसको आप नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं, वो आपका हो गया इनवॉलेंट्री के। तो एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर। देखिए आप, है ना, यानी एक तो वो हो गया बेटा जिसको आप बोल रहे हो सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हो, तो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में देख रहे हैं आपको कि आपको सोमेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई पड़ रहा है आपको, जो कि विच प्रोवाइड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस कंट्रोल ओवर द स्केलेटल मसल, जिससे कि आप अपनी स्केलेटल मसल पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कंट्रोल रख पाते हैं आप, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपकी स्मूथ मसल्स के ऊपर काम कर रहा है, और जो बेसिकली जो है वो आपकी अवेयरनेस के बगैर आपकी अवेयरनेस के बगैर इनवॉलेंट्री पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, स्मूथ मसल को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया वो, ठीक है, क्लियर। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले impulses from central nervous system to the skeletal muscles, while the autonomic nervous system transmit impulses from central nervous system to the involuntary organ and smooth muscles के। इसका मतलब यह हो गया कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आपके स्केलेटल मसल को देगा, और के क्योंकि स्केलेटल मसल को ही आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, आप कोई भी बॉडी की स्मूथ मसल को आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके, तो स्मूथ मसल को सूचना लेके गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो सूचना लेके गया स्केलेटल मसल्स को वो क्या है, वो है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो जो स्मूथ मसल को बेसिकली सप्लाई करता है। फिर क्या लिखता है आंसर है, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम
is further classified into the sympathetic neural system and the parasympathetic neural system। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने आपसे कहा ना, एक होता है यानी ये कंट्रोल है, एक्साइट करना, रिलैक्स करना, के एक्शन लेना, शांत हो जाना, स्टॉप कर देना, के तो सिंपैथेटिक हमेशा एक्साइटेबल नेचर का होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो काम नेचर का होता है। ठीक है ना, क्लियर? देखिए आप, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है के वो वास्तव में जो है आपकी हार्ट बीट को वो स्लो करता है। ठीक है, वो आप, लेकिन वो देखिए एक बात याद रखना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक बात याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए अपोजिट काम करता है। पाचन तंत्र में पैरासिम्पैथेटिक चीजों को स्टिमुलेट करता है और सिंपैथेटिक रिलैक्स करता है इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। याद रखना, क्या डाइजेशन में पैरासिम्पैथेटिक लार का सिक्रेशन बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ा देगा, के जबकि सिंपैथेटिक जो है उसे कम करेगा। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें, देखिए फॉर एग्जांपल के आप देयर आर कुछ फंक्शन है जो अपोजिट है इस बिट के, अदरवाइज हम देखेंगे कि मोस्टली यदि ओवरऑल देखेंगे आप तो ओवरऑल आप पाएंगे कि सिंपैथेटिक जो है स्टिमुलेटरी नेचर का होता है और पैरासिम्पैथेटिक काम या रिलैक्स नेचर का होता है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, तो हम आगे जो जैसे मैंने लिखा कि सिंपैथेटिक डाइजेशन को इनहिबिट करता है, कि पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, कि सिंपैथेटिक सांस लेने को बढ़ावा देता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है ब्रीथिंग को कांस्टेंट करता है, कम कर देता है, सिंपैथेटिक हार्ट को एक्सेलरेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को स्लो कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो लेकिन आंख की पुतली का भी कनेक्शन उल्टा है कि आंख की पुतली को डायलेट करना मतलब मोर लाइट को डालना। आंख की पुतली को, आपकी प्यूपिल को डायलेट करने का मतलब है यू वांट मोर लाइट इनसाइड योर आईज, क्या? तो वहां पर सिंपैथेटिक काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक प्यूपिल को जो है वो कांस्टेंट कर लेता है। ठीक है ना, क्लियर? अब आते हैं हम एक टिप। अब बात तो ये, चलो एक बात हमको समझ में आ गई कि हमारे नर्वस सिस्टम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब लेकिन इस नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो क्या है? वो है न्यूरॉन्स। वो क्या है? न्यूरॉन के, तो जैसे नेफ्रॉन जो है किडनी को बनाने वाली स्ट्रक्चर यूनिट थी, वैसे ब्रेन के लिए या हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जो यूनिट है वो क्या? वो है न्यूरॉन सेट के। अब एक न्यूरॉन में क्या होता है, याद रखें, न्यूरॉन जो होते हैं बेसिकली, न्यूरॉन मैंने आपसे कहा था न्यूरॉन में जो है बेटा जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन एक बार मैच्योर होने के बाद में डिवाइड नहीं कर सकता है। न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर लॉन्ग सेल्स होती है जिनका काम होता है नर्व कंडक्शन करना, कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है बेटा? न्यूरॉन्स में दो चीजें, एक तो होता है इसमें इसकी जो बॉडी है, न्यूरॉन का जो मेन सेलुलर बॉडी जहां पर न्यूक्लियस होता है, जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर, जो मेन बॉडी होता है उसे हम बोलते हैं डेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ये, उसको हम बोलते हैं साइटोन, उसे हम साइटोन बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। कि इसमें क्या शामिल है? साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोन से निकले हुए जो उभार होते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट के डेंड्राइट, ये होते हैं डेंड्राइट के। डेंड्राइट बेसिकली क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है ना, क्लियर? फिर उस इंफॉर्मेशन को साइटोन के अंदर प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, क्या निर्णय लेना है, वो साइटोन डिसाइड करता है। कि साइटोन के बाद क्या होता है? यदि उसने सोचा है कि इंफॉर्मेशन को आगे अगले न्यूरॉन को देना है या कोई एक्शन करना है, तो फिर इंफॉर्मेशन कहां फ्लो करेगी? अब इंफॉर्मेशन जो है वो इसके लंबे ट्यूबुलर भाग में फ्लो करेगी, इसे हम बोलेंगे एक्सॉन, इसे हम एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन में फ्लो करेगी और फाइनली सूचना कहां पहुंचेगी? वो एक्सॉन के आखिरी सिरे पर पहुंचेगी जहां पर एक्सॉन टर्मिनल होता है। अब ये बिजली के तार के समान है। आपने कभी देखा है इलेक्ट्रिसिटी वायर? देखा, इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्या होता है कि तार के, इलेक्ट्रिसिटी वायर की जब बात करें तो उस इलेक्ट्रिसिटी वायर में तार के चारों तरफ एक कवरिंग, जो तांबे का तार होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, बकायदा होती है कि नहीं? एक बकायदा जो थ्रेड, जो आपका कॉपर वायर है या स्टील वायर, उसके आसपास कवरिंग होती है ना? क्यों कवरिंग होती है? ताकि आपको करंट लग जाए, करंट का फ्लो कहीं लूज ना करे, इसलिए होती है। बिल्कुल वैसे आपके न्यूरॉन में भी जो है स्वान सेल, एक कोशिकाएं होती है स्वान सेल जो है वो न्यूरॉन के साथ अपने आप को लपेट लेती है और एक कवर या कवरिंग में आती है। उनके जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का वायर कवर है ना, वैसी कवरिंग होती है, इसे माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अब माइलिन शीथ बोलते हैं उनके। लेकिन ये शीथ जो है वो लगातार कंटिन्यूस नहीं होती है, कई जगह पर इस शीथ में जो है वो कुछ कुछ गैप देखने मिलते हैं, उन गैप को हम नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनबियर क्या होते हैं? ये माइलिन शीथ में पाए जाने वाले गैप होते हैं जहां पर आप देखेंगे कि न्यूरॉन का एक्सॉन का वो हिस्सा होता है जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उसे नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। ठीक है, दोबारा आएंगे न्यूरॉन पे, हम चिंता मत कीजिए। ठीक,
चलिए, तो एक टिपिकल न्यूरॉन का यदि स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटे साइज की सेल होती है, कंपोज्ड ऑफ तीन इसके बड़े पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, साइटॉन, डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन के, क्लियर। साइटॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता थ्रू डेंड्रॉइड और आगे ट्रांसमिट करता थ्रू एक्सॉन, ठीक है। देखिए आप एनसीईआरटी का फिगर 20.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एग्जाम में बेटा आने वाला इमेज है, क्या लेवलिंग दिमाग में रखे। नंबर 1 लेवलिंग मैंने कहा ये है डेंड्रॉइड, नंबर 1, ठीक है, मैंने कहा ये हो गया डेंड्रॉइड, ठीक है, क्लियर। नंबर 2, आप अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने बनते हैं। जब ये सेल लंबी ट्यूब में कन्वर्ट होती है, जब सेल न्यूरॉन में कन्वर्ट होती है, तब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई हिस्से टूट जाते हैं, वो टूटे हुए हिस्से इसमें नीसल्स ग्रेन्यूल के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो नंबर 2 क्या हो गया, नीसल्स ग्रेन्यूल हो गया, ठीक। नंबर 1 क्या था बेटा, नंबर 1 था डेंड्रॉइड, ये था डेंड्रॉइड्स के। नंबर 2 क्या था, नीसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, ठीक। नंबर 3 आपने देखा बाहर, आपको दिखा जो मार्क किया हमने, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी, नंबर 3 क्या है, ये सेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 क्या हो गया, ये हो गया सेल बॉडी, ठीक है, जिसको हम साइटॉन भी कहते हैं, इसको हम साइटॉन भी कहते हैं हम, ठीक है। नंबर 4 न्यूक्लियस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, के। नंबर 5 आप देख रहे हो कि एक्सॉन के चारों तरफ जो है कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जो एक्सॉन को चारों तरफ से जो है वो घेर रही हैं और एक कवरिंग को डेवलप कर रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्वान सेल, इन्हें हम स्वान सेल कहते हैं। तो स्वान सेल क्या काम करती है बेटा, ये एक्सॉन को चारों ओर से वो घेरती है, ठीक है। और जो लंबा सा थ्रेड आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी एक्सॉन, जो लंबा थ्रेड दिखाई पड़ रहा है, नंबर 5 मैंने कहा ये हो गया आपका एक्सॉन, नंबर 5 ये एक्सॉन हो गया आपका, ठीक है ना, क्लियर। और स्वान सेल जो जिस कवरिंग को बना रही है, उस कवरिंग का नाम क्या हो गया बेटा, उस कवरिंग का नाम हो गया माइलिन शीथ, ठीक है ना, माइलिन शीथ। मैंने नंबर 6 बिल्कुल बेटा जैसा एनसीईआरटी वैसे ही लेवल कर रहे हैं हमने, नंबर 6 हो गया आपका माइलिन शीट के। मैं ये क्यों बना रहा हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें आप, ठीक है। और जिन जगह पर माइलिन शीट एब्सेंट है, वो जगह क्या कहलाती है बेटा, वो नोट्स ऑफ रेनवियर कहती है, उन्हें हम नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, के। तो मैंने क्या कहा आपसे, नंबर 7 क्या हो गया, ये नोट्स ऑफ रेनवियर, ठीक है ना। नंबर 8 क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल, नंबर 8 क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल, नंबर 8 एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है बेटा। और नंबर 9 लास्ट में हम कहते हैं वो है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ऐसा देखो एग्जाम में आपसे एनसेट के में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, तो ये पता आपको होना चाहिए इसका लेवलिंग, क्लियर। चलिए ठीक है, अब एनसेट का लिखता है the cell body cyton contains cytoplasm with typical cell organelle and certain granule bodies। ये बॉडीज होती है निसल्स ग्रेन्यूल के, IMP के, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल आपको न्यूरॉन्स के अंदर नेचुरली देखने मिलते हैं, क्लियर, ठीक। शॉर्ट फाइबर, छोटे फाइबर विच ब्रांच रिपीटेटिवली and project out of the cell body also contain nasal granule and called the dendroid। क्या मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ये जो है वो साइटॉन हो गया है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है और ये से निकले वो बाहर, इसमें ये क्या है, ये है डेंड्रॉइड्स, ठीक है ना, बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। दिस फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। मैंने कहा ना, डेंड्राइड सूचनाओं को साइटॉन तक, सेल बॉडी तक लेकर आते हैं, बिल्कुल मत भूलना, के साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा के, जो डेंड्राइड होते हैं ये वो फाइबर होते हैं जो न्यूरॉन में जुड़े होते हैं और ये साइटॉन तक, सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, क्लियर। देखिए आप ना, आप देख रहे हैं आपको निसल सबसे दिखाई पड़ रहा है, निसल ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है आपको। एक्सॉन हिलॉक का मतलब क्या है, यहां से बेटा यहां से एक्सॉन निकलता है, दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस द एक्सॉन इज कनेक्टेड, जहां एक्सॉन कनेक्टेड है उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं हम, ठीक है। देखिए ध्यान से ना,
आपको साइटोन में आपको दिखाई दे रहा है बेटा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हो उसमें, आपको जो है वो डेंड्रॉइड दिखाई पड़ रहा है, आपको नीसस ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और एक्सॉन दिखाई पड़ रहा है। और एक्सॉन यहां जुड़ा हुआ है फनल शेप से, जहां पे सेल बॉडी जुड़ा होता है उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, उसे हम। क्लियर क्लियर। तो नीसल सब्सटेंस क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया नीसल सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स that are distributed throughout the cytoplasm of the cell body except for the region close to the axon के called the axon hillock। याद रखिएगा एक्सॉन हिलॉक के अंदर जहां से एक्सॉन शुरू होता है वहां पर आपको नीसल ग्रेन्यूल देखने नहीं मिलते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पूछ लेंगे गड़बड़ हो जाएगा अटके। तो मैंने क्या कहा आपसे कि केवल एक्सॉन जहां से निकलता है उस एक्सॉन हिलॉक वाली जगह को छोड़ के बाकी पूरे साइटोप्लाज्म को नीसल ग्रेन्यूल्स देखने मिलेंगे। क्या क्लियर। The granule material also extend to the proximal part of the dendroid. It is not present in the axon। के याद रखिएगा नीसल सब्सटेंस जो है वो एक्सॉन में नहीं होते हैं, एक्सॉन हिलॉक में भी वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। डेंड्रॉइड में होते हैं और सेल बॉडी में होते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि डेंड्रॉइड और यदि हमको एक्सॉन हमें एक समान दिखाई पड़ रहे हैं थ्रेड के जैसे, तो कौन सा एक्सॉन है कौन सा डेंड्रॉइड है आप कैसे पहचान जाओगे, नीसल ग्रेन्यूल को देखकर। नीसल ग्रेन्यूल है तो डेंड्रॉइड है, नहीं है तो वो एक्सॉन है, ठीक है। और किससे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट से ने। जब ये न्यूरॉन में सेल कन्वर्ट होती है तब जो है वो रफ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके फ्रेगमेंट आते हैं और उससे जो है वो आपके नीसल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। क्लियर, ठीक है। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। एक्सॉन एक लंबा फाइबर होता है, इसका अंतिम सिरा ब्रांच होता है और ये एक्सॉन टर्मिनल के रूप में होता है और आखिर में इसके सिरे पे सिनेप्टिक नॉब पाए जाते हैं और ये सिनेप्टिक नॉब जो होते हैं वो अगले न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं या फिर मस्कुलर जंक्शन में वो जुड़े होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। ये एक्शन पोटेंशियल को वहां पर ड्रॉप करते हैं, भेजते हैं। और सिनेप्टिक नॉब जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक्शन पोटेंशियल को भेजने के लिए वो न्यूरोट्रांसमीटर को वो रिलीज करते हैं। आगे बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब कहते हैं इसको हम, विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। क्या तो देखो बेटा न्यूरॉन क्या करता है, डेंड्रॉइड से इंफॉर्मेशन को लिया, सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, एक्सॉन से भेजा और एक्सॉन अगले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा या मसल्स को इंफॉर्मेशन देगा। तो देने का तरीका क्या होता है कि ये इसके सिनेप्टिक नोब में कई सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, छोटे थैलियां भरी होंगी इसके पास में, उन थैलियों को रिलीज करेगा, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होगा, एसिटाइलकोलाइन होगा जो अगले न्यूरॉन पर जाकर उसमें एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा या मसल्स में एक्शन पोटेंशियल को वो जनरेट कर देगा, ठीक है ना। क्लियर। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सिनेप्स का मतलब है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड के साथ में जुड़ता है, के मतलब मैंने कहा कि इसके आगे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रॉइड जुड़ के तभी तो इन्फॉर्मेशन आगे फ्लो करेगी के। तो सिनेप्स का मतलब ये है कि ये वो जंक्शन है जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन का सिनेप्टिक नॉब जो है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड के साथ में जुड़ा होता है ताकि इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर सके आप, ठीक है। या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर। देखिए आप है ना, ये हम देखो बिल्कुल कि सूचनाओं को लिया एंड इंपल्स को कैरिड किया टुवर्ड सेल बॉडी डेंड्रॉइड ने, और इंपल्स को सेल बॉडी से बाहर लेकर गया कौन, एक्सॉन लेकर गया, ठीक है। क्लियर। देखिए आप है ना कैसा होता है कि सेल बॉडी जो डेंड्रॉइड है, डेंड्रॉइड ने जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसने किया और उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन को नर्व ट्रांसमिशन हुआ, इन्फॉर्मेशन को आगे भेजा, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इन्फॉर्मेशन आगे आती है। नोट्स ऑफ एरेनबियर पे जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है और जो स्वान सेल होती है वो माइलिन शीथ को बनाती है। माइलिन शीथ करंट के लॉस को रोकता है, एक प्रकार से एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, और वो करंट के लॉस को रोकता है और फाइनली इंफॉर्मेशन एक्सॉन के आला से पहुंचती है और वहां पर जो है वो सिनेप्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो है अगले न्यूरॉन को या मसल को जो है इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी जाती है, ठीक है। क्लियर। और लास्ट में सिनेप्टिक नॉब पर होता क्या बेटा, एक्सॉन का आखिरी सिरा जहां पर सिनेप्टिक नॉब देख रहे हैं आप पे, तो एक्सॉन के टर्मिनल में सिनेप्टिक नॉब है, आप देख रहे हैं फूला हुआ सा बल्ब के समान, उसमें आप देख रहे हैं कि कई सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है और जैसे जो है इंपल्स यहां तक पहुंचती है ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है के, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अगली जो डेंड्रॉइड है या अगला जो मस्कुलर जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट जो रिसेप्टर होता है
भाई देखो यदि मसल्स होगा तो सार्कोलेमा, मसल्स होगा तो सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर पाए जाएंगे के। अगला न्यूरॉन होगा तो उसके ऊपर जो है वो डेंड्राइट की सरफेस की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर पाए जाएंगे के। वो क्या करेगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक जो पार्ट होगा वो चाहे डेंड्रॉइड हो चाहे मसल्स का सर्कोलेमा हो, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल को वो जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसा होता है नर्व में। ठीक है, क्लियर? Based upon the number of axon and the dendroid, the neurons are divided into three types. Very IMP के। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जो न्यूरॉन है उनमें डेंड्रॉइड कितने हैं और एक्सॉन कितने हैं, इसके आधार पर यदि हम बात करें यहां पर, तो यहां पर न्यूरॉन जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, दूसरे बाइपोलर होते हैं, तीसरे जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप देखो इसमें समझते हैं फर्क को। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा मल्टीपोलर न्यूरॉन बोला, जब मैंने बोला मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा बेटा, दो या दो से अधिक डेंड्रॉइड होंगे जो सूचनाओं को लेकर आएंगे और एक एक्सॉन होगा। ठीक है, आईएमपी। ठीक है, देखो ये डेंड्रॉइड कई सारे हैं और एक्सॉन संख्या में एक होगा यहाँ पर के। और ऐसे न्यूरॉन हमको जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन में हमको देखने मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने मिलते हैं के। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब है ऐसे न्यूरॉन जिनमें एक एक्सॉन होगा लेकिन कई सारे डेंड्रॉइड होंगे, आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये देखने मिलेंगे के। जब आप बोलते हैं बाइपोलर, जब आप बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं तो इसका मतलब उसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉइड होगा के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये हो गया एक जो है वो डेंड्रॉइड होगा ये, और एक जो है वो एक्सॉन, ये एक एक्सॉन हो गया और एक जो है वो डेंड्रॉइड होगा। ये बाइपोलर होते हैं के। बाइपोलर न्यूरॉन हमारी आई की रेटिना में होते हैं। वेरी आईएमपी बोल रहा हूं मैं के। ठीक है, हमारी आंख की रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन हमको देखने मिलते हैं के। फिर हम आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन के। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, केवल आप देखेंगे कि इसमें केवल एक एक्सॉन। अब आप बोलोगे सर एक कहां दिख रहा है हमको, तो इसमें दो दिख रहे हैं। एक्चुअली बेटा एक्सॉन वो ये एक्सॉन ही, एक ही एक्सॉन है, ये बढ़ गया दो हिस्सों में, ये एक एक्सॉन है, दो हिस्सों में ये बढ़ गया के। देखो ना, सेल बॉडी को कोई सप्लाई, जो सेल बॉडी को सप्लाई करेगा वो होगा डेंड्रॉइड। इसमें डेंड्रॉइड नहीं है, केवल इसमें आपको एक एक्सॉन दिखाई पड़ रहा है इसमें। ठीक है, और ऐसा केवल हमको भ्रूणीय अवस्थाओं में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा के, ये जो यूनिपोलर का डायग्राम देख के कंफ्यूज मत करना। सेल बॉडी देखिए आप, सेल बॉडी को सप्लाई कितनी हो रही, देखो यहां पर देखो आप, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी को 1 2 3 सप्लाई हो रहा है। कई सारे डेंड्रॉइड सेल बॉडी से जुड़े हुए हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहां पर सेल बॉडी ये है, इसमें एक जुड़ा हुआ है एक्सॉन, एक जुड़ा है डेंड्रॉइड और एक जुड़ा हुआ है एक्सॉन, तो कुल दो हो गए मतलब बाइपोलर हो गए। ठीक है, और यहां पर सेल बॉडी में केवल एक एक्सॉन, ये एक्सॉन है, केवल एक एक्सॉन जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, ये यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया। ठीक है ना, क्लियर? देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं बेटा, देखिए ना, आप देख रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन देख रहे हैं, सेल बॉडी एक है, उससे एक एक्सॉन है, भले ही वो एक एक्सॉन दो हिस्सों में बढ़ गया है, लेकिन एक्सॉन एक सेल बॉडी से केवल एक ही हिस्सा बाहर निकला है। यूनिपोलर न्यूरॉन के सेल बॉडी में एक हिस्सा आके जुड़ा है। ठीक है, देखिए आप दूसरा डायग्राम देखिए, बाइपोलर न्यूरॉन देखिए, एक बाहर निकल रहा है एक सूचनाओं को लेकर, एक डेंड्रॉइड है और एक एक्सॉन है उसमें, बाइपोलर न्यूरॉन के। मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से कई सारे डेंड्रॉइड जुड़े होते हैं इसमें बेटा, और जो है हम क्या देख रहे हैं, और एक आपको जो एक एक्सॉन निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। मल्टीपोलर इंटर न्यूरॉन में जो है आपका देख रहे हैं, आपको कई सारे डेंड्रॉइड केवल आपको देखने, व्हेन देयर आर सेवरल डेंड्रॉइड और एक्सॉन ना दिखाई पड़े, मतलब वो इंटर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर इंटर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अब एक्सॉन भी जो है दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं माइलिनेटेड, दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड। क्या मैंने कहा ना, एक में माइलिन शीथ होगी, और माइलिन शीथ कौन बनाती है, स्वान सेल बनाती है के, और एक में नहीं होगी के। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इनवेलप्ड विद द स्वान सेल। स्वान सेल वे कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेंगी के, और एक प्रकार से इंसुलेटिंग करंट का लॉस ना हो ऐसी शीट बनाएंगी, उसको माइलिन शीट बोलेंगे हम के, जो एक्सॉन के साथ माइलिन शीट को बनाती है। तो वेरी, और याद रखिए इन स्वान सेल में अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है इनके पास। क्या, तो ये बाकायदा सेल होती हैं जो फ्लैट होकर जो है वो एक्सॉन के चारों तरफ अपने आप को लपेट लेती हैं। क्या दी गैप, अब चूंकि क्या होता है, मैंने कहा ये एक लंबा एक्सॉन है, ये एक लंबा एक्सॉन है, ये एक लंबा एक्सॉन है के। अब स्वान सेल आया, एक स्वान सेल ने अपने आप को यहां से यहां तक लपेटा, उसने यहां लपेट दिया उसने उसको। ठीक है, लपेटा उसने अपने आप को। दूसरी स्वान सेल ने अपने आप को यहां पर लपेट दिया, तीसरी स्वान सेल ने अपने आप को यहां पर लपेट दिया। अब चूंकि ये कई अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स हैं, कोई कॉमन लेयर नहीं बनी के, इसलिए क्या हो रहा है कि इन सेल्स के बीच में आप देखोगे जहां जहां लपेटी वहां पे कुछ कुछ गैप दिखाई पड़ रहा है। ये गैप क्या है, ये गैप ही नोट्स ऑफ रेन बियरेट के, द गैप बिटवीन
टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबेयर के। भाई नोड्स ऑफ रेनबेयर क्यों है? क्योंकि ये जो है वो अलग अलग सेल्स है, एक सेल ने यहां से यहां तक कवर किया, अगली सेल ने यहां से यहां तक कवर किया, ठीक है, तो बीच में एक गैप बन गया, गैप क्या है? वो नोड्स ऑफ रेनबेयर है वो, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व जो होती है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल स्पाइनल, और जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है और जो क्रेनियल नर्व होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और जो ब्रेन से निकलती है, वो नर्व जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर वाली होती है, ठीक है, क्लियर। देखिए आप ध्यान से, आप देख रहे हैं एक नर्व को देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं माइलिन शीथ आपको दिखाई पड़ रहा है। इस माइलिन शीथ को बनाने वाला क्या होता है बेटा? श्वान सेल होता है। दो श्वान सेल के बीच में एक गैप होगा, और जब माइलिन शीथ में वो कन्वर्ट होंगी, उनके पीछे गैप होगा, उस गैप को हम नोड्स ऑफ रेनबेयर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए अपना, और जो माइलिन शीथ होती है ना, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो है वो फास्ट ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करती है। और जो नोड्स ऑफ रेनबेयर होते हैं ना, दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बूस्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। कि आप कैसे काम करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, एनिमेशन में देखेंगे, आगे समझेंगे। तो नोड्स ऑफ रेनबेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को बूस्ट करते हैं, कि जहां जहां पे गैप है वहां पे डीपोलराइजेशन फास्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्टेटरी, इसे हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आप ना, ये हम अलग कैसे, देखो देखिए 3D इमेज है, कैसे एक एक्सॉन था, उसके चारों तरफ जो है वो एक श्वान सेल ने अपने आप को लपेट लिया, देखो पूरी लपेट लिया, और क्या बन गया है? माइलिन शीथ बन गया है ना बेटा। और माइलिन शीथ को जो है वो हमने कहा शीथ ऑफ माइलिन शीथ हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिए फर्क क्या है, एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है हमें कि जो पहले जो फर्स्ट न्यूरॉन है, ये है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है ना। दूसरा वाला न्यूरॉन क्या है? ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन के। तो आप देख रहे हैं कि पहले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो आगे तेजी से नहीं बढ़ पा रही, बिल्कुल स्लो इलेक्ट्रिक इंपल्स स्लो मूव कर रही है, और इलेक्ट्रिक इंपल्स का कई बार लॉस भी हो रहा है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स स्लो मूव करती है, कई बार इलेक्ट्रिक इंपल्स का लॉस भी होता है। जबकि आप देख रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन में, देखिए आप इलेक्ट्रिक इंपल्स ऊपर से नीचे फटाफट आ गया, नीचे आ गया फटाफट, और लास्ट तक पहुंचा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ना के बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है इज इनक्लोज्ड by a swan cell that does not form the myelin sheath around the axon के। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, जो माइलिन शीथ नहीं होती, उनमें भी स्वान सेल आपको देखने मिलेगी, लेकिन वो आसपास माइलिन शीथ को नहीं बनाएगी, कवर उसे नहीं करेगी। और ऐसा हमको कहां देखने मिलता है? ऐसा हमको ऑटोनोमस और जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में देखने मिलता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व इन्वॉल्व है, वहां पर आपको माइलिन शीथ देखने नहीं मिलती, यहां पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए आपकी, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन को देख रहे हैं बेटा, और अनमाइलिनेटेड के पहले वाले में हम देख रहे हैं बेटा कि पहली वाले में जो देखो ये क्या है? ये है अनमाइलिनेटेड की, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इंपल्स कंटिन्यूस जाएगी, कि सीधा इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो सीधा एक रेखा में जाएगी, कि जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन के, इनमें क्या हो रहा है? इनमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो फास्ट मूव कर रही है और जंप करते हुए मूव कर रही है। इतना समझ लीजिए आपके एक रास्ते, एक में हम क्या कर रहे हैं? हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं, ये नॉन माइलिनेटेड में हो रहा है, और एक में जंप करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन तेजी से प्रोसेस होती है, कि वो हमको माइलिनेटेड न्यूरॉन में देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो माइलिनेटेड वर्सेस अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें हम, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो ब्रेन के अंदर हम जिसको बोलते हैं ना व्हाइट मैटर, के हम कहते हैं ब्रेन में हम एक वर्ड यूज करेंगे आगे, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। तो जब मैं बोलूंगा आपसे व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, इसका मतलब वहां पर न्यूरॉन माइलिन शीथ वाले हैं। जब मैं बोलूंगा ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन बोलूंगा, तो ग्रे मैटर मतलब वहां पर न्यूरॉन जो है वो आपकी कैसे वो अनमाइलिनेटेड जो है न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये हम देख रहे हैं माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ के। देखिए आप, जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होंगे वहां पर एक्शन पोटेंशियल एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, जबकि जो माइलिन शीथ होगी वहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो जंप करते हुए जो है तेजी से आगे बढ़ेगी। इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको हम, क्लियर। आगे डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। क्या लिखा है इसमें देखिए, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्स ओवर द इंटायर मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है। जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं दे कंडक्ट इंपल्स ओनली एट द नोड्स ऑफ रेनबेयर पे जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करते हुए दिखाई पड़ेगी आपको, और इसलिए इंपल्स का फ्लो फास्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन जो है नोड्स ऑफ रेनबेयर पे आपको जंप करते हुए दिखाई पड़ती है, इंफॉर्मेशन का फ्लो फास्ट होता है किसमें? माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अब ये कैसे फ्लो होता है ये हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, जो केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमको देखने मिलता है, जहां पर नोड्स ऑफ रेनबेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन जंप करते हुए आगे तक पहुंच जाती है, ठीक है,
क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। तो आज हमने देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नर्व किस तरह की होती है, यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, ठीक है? चलिए, और पूरा 100% मैंने एनसीईआरटी कवर किया और उसके अलावा बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कई चीजें हमने नोट डाउन भी की हैं। क्लियर? मैं साफ साफ कह दूं आपको कि इस चैप्टर में आप जितना डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर में 50 लेक्चर ले लूं या 100 लेक्चर ले लूं, आई कैन टेक 100 लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, क्लियर कर दूं मैं। आई डिड ए कोर्स ऑन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम इजराइल। एक इजराइल की यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक कोर्स किया हुआ है, 1.5 साल का कोर्स था। और वो कोर्स जो है, हाँ वो बट ऑब्वियस सी बात है, कोर्स जो है वो केवल डॉक्टर्स के लिए था, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए कोर्स था। और कोर्स केवल जो है वो आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी आपका बेसिकली ऑनलाइन मोड पर कोर्स था। तो वो 1.5 साल का कोर्स मैंने किया, उसमें ब्रेन के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया के, तो आई कैन इवन टेक 100 लेक्चर्स ऑन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है, नीट में नहीं आएगा ना वो। नीट में आईएम से वही आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसको पहले हम इसको, इसलिए बेटा लेफ्ट राइट भागने के बजाय चैप्टर पे फोकस कीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूं उसमें फोकस कीजिएगा। उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना? चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.